welcome to our Asti classes. We were learning about the Indus Valley Civilization. हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता। तो उसके यानी आज के पूर्व हमने जो है पढ़ा था वहाँ की जो सभ्यता थी उसमें वहाँ की कला के बारे में, आर्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक स्थिति क्या थी। तो आइए पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति। हमारा विषय भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। और सिंधु सभ्यता हमारा टॉपिक था। सिंधु सभ्यता। ठीक, अब इसमें जो सब टॉपिक है हमारा राजनीतिक आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन, आर्थिक स्थिति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी अत्यंत उन्नत सभ्यता थी। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के जो निवासी थे वो संपन्न थे। और जैसा कि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कृषि है, आज भी कृषि है। इसी तरह उस समय भी वहाँ की आर्थिक स्थिति का जो आधार था वो कृषि था। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि। इसमें आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन। और कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में यानी कृषि में जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के समय जलोढ़ मिट्टी लाई जाती थी। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी लाई जाती थी जिसके द्वारा यानी ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है अत्यधिक उपजाऊ होती है। और इसी मिट्टी में सिंधु सभ्यता के निवासी सबसे नंबर 1 पर गेहूं यानी गेहूं की फसल, गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। साथ ही साथ सरसों, मटर, कपास का उत्पादन करते थे। समझ आ रहा है? कपास और तिल इनका उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, मटर, कपास, तिल का उत्पादन करते थे। लोथल में जो खुदाई हुई है तो वहां से
धान और बाजरे के अवशेष मिले हैं। लोथल से, जो भगवा नदी के किनारे है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ से धान और बाजरे के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कृषि कार्य किया जाता था उसमें पत्थर और कांसा, कांस मीन्स होता है कांसा, इसके बर्तन होते हैं। इस समय व्यवहार में कम है, फिर भी कुछ घरों में है कांसे के बर्तन। तो पत्थर और कांसे से बने हुए उपकरणों का प्रयोग किया जाता था कृषि कार्यों में, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त जो है कालीबंगा से जो है कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से जो है प्राक सैंधव सभ्यता यानी प्रारंभिक जो सैंधव सभ्यता थी, प्राक सैंधव सभ्यता के समय का हल से जुता हुआ एक खेत मिला है, ठीक है। हल से जुता हुआ खेत मिला है, यानी कृषि कार्य जो था उन्नत अवस्था में था। कृषि बड़े पैमाने पर की जाती थी। बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना, मिट्टी से बना हल का खिलौना। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि कृषि कार्य उन्नत अवस्था में था। इसके अतिरिक्त कि ये प्रतीत होता है कि सैंधव सभ्यता के निवासी कृषि कार्यों के लिए लकड़ी से बने हुए हल का प्रयोग करते थे। लकड़ी से बने हल का प्रयोग करते थे, और ये जो लकड़ी से बना हुआ हल होता था ये देशी हल होता था, जिसको देशी हल कहते थे। अब ये प्रचार प्रसार में बहुत कम रह गया है, ट्रैक्टर बेस्ड खेती हो गई है। तो अब जो है रोटावेटर, कल्टीवेटर जैसे कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उस समय बैल से खींचे जाने वाले लकड़ी से निर्मित हल का प्रयोग किया जाता था। तो ये देशी हल हुआ करता था, ठीक। अभी आप देख रहे हैं कि लोहे की खोज नहीं हुई, तो उसमें जो फाल लगा हुआ होता होगा, उम्मीद ये की जाती है कि वो कांसे का बना हुआ होता होगा या पत्थर का बना हुआ होता होगा, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि लकड़ी से बने हुए हल का प्रयोग करते थे। और इसके अतिरिक्त सब एक खास बात कि सैंधव सभ्यता के निवासियों ने ही सबसे पहले कपास का उत्पादन प्रारंभ किया, यानी वे लोग सिंधु सभ्यता के ही निवासी थे जिन्होंने कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किया था। यानी जो कपास है, कपास का उत्पादन, कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सैंधव सभ्यता के निवासियों ने किया। सैंधव सभ्यता के निवासियों ने किया, ठीक। अगली बात जो आती है, चन्नू दड़ों से बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी। चन्नू दड़ों से, मैं पूर्व में बता चुका हूं, चन्नू दड़ों से बैलगाड़ी, ये खिलौना गाड़ी है, तो जब ये प्रयोग में होगी, इस्तेमाल में होगी, तभी तो खिलौनों के रूप में प्रयोग किया गया, ठीक है। एवं इक्का गाड़ी, घोड़े से चलती है इक्का गाड़ी मिली है। तो
इसका प्रयोग उस समय था। साथ ही साथ चन्नू दड़ों से ये हो गया बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी, और लोथल से तांबे की बैल की आकृति, ठीक है, लोथल से तांबे की बैलगाड़ी और कालीबंगा से तांबे का जो है बैल मिला है। लोथल से तांबे की बैलगाड़ी, तांबे की बैलगाड़ी और कालीबंगा से तांबे का वृषभ यानी बैल, ये मिला है। तो ये मिले हैं, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो है कृषि कार्य उन्नत अवस्था में था, और ये कृषि जो कार्य था यानी एग्रीकल्चर था, वो कृषि व्यवस्था का राजनैतिक आर्थिक स्थिति का आधार था। यानी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसका ये बेस था क्या, एग्रीकल्चर। ठीक, अब ये प्रमाण नहीं मिले हैं कि किन किन कृषि उत्पादों यानी जैसे गेहूं है, जौ है, कपास है, तिलहन है, इनका कहाँ कहाँ पर निर्यात किया जाता था। लेकिन कृषि जो का उत्पादन था ये इनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। अब आगे हम बात करेंगे कृषि के अतिरिक्त, जो हम अगली बात करेंगे वो है हमारी पशुपालन। दूसरे नंबर पे पहला हमने कृषि पढ़ा, दूसरा है पशुपालन। तो पशुपालन के अंतर्गत गाय के प्रमाण तो नहीं मिले हैं, जो पशुपालन था वो उनमें कौन कौन से पशु पाले जाते थे, भैंस, गाय, ठीक, बैल, कुबड़ वाला बैल बहुतायत में मोहरे मिली हैं, आप देखते हैं। तो भैंस, गाय, बैल, बकरी, कुत्ते, गधे, बकरी, कुत्ते, गधे और खच्चर एवं सुअर आदि, खच्चर एवं सुअर आदि, इनके पाले जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल, अब देखिए हाथी और घोड़े के पाले जाने के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो है लोथल और रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियों के अवशेष अवश्य मिले हैं। यानी एक ये सवाल पूछा गया है कि वो कौन सा पशु है जिसके पाले जाने के प्रमाण सेंधो सभ्यता से नहीं प्राप्त होते हैं, वो है हाथी। हाथी का कपाल खंड मिला है, लेकिन जो है इसके पाले जाने के प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं। इसी तरह से इसके लोथल से घोड़े की अस्थियां भी मिली हैं, सैन्धवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं सुरकोटडा से। तो अब लेकिन ये बात अभी प्रमाणित नहीं होती है कि घोड़ा जो है इनका पालतू था या नहीं, कालांतर में अवश्य रहा होगा, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि इक्का गाड़ी मिली है। तो ये पशुपालन था। इसके अतिरिक्त जो है पक्षियों में जो है बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू के अवशेष खिलौनों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब है कि पक्षियों के रूप में जो है ये लोग तोता पालते थे, मुर्गा पालते थे, तीतर पालते थे, और एक खास तौर से जो है मुर्गे और तीतर की लड़ाई में विशेष आनंद लेते थे। तो ये मनोरंजन इससे प्राप्त करते थे, मुर्गा और तीतर की लड़ाई में। तो इस तरह से जो है विभिन्न प्रकार के पशु और पक्षियों का पालन किया जाता था।
तो जीविकोपार्जन में जो है पशुपालन की अहम भूमिका थी। और जानते हैं आप कि ये आर्थिक स्थिति का आधार भी होता है। ये जो पशुपालन में दूध के जो उत्पाद हैं उनके उत्पादों का निर्माण करना, जैसे घी है, दूध है, दही है, इस तरह के जो उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल और उनका निर्माण इन्हें अच्छी तरह से अवगत था। तो ये बात हो गई पशुपालन की। अगली जो बात हम करेंगे आर्थिक स्थिति में वो है व्यापार और वाणिज्य। इसके पहले हम देख लेते हैं शिल्प एवं उद्योग धंधे। शिल्प एवं उद्योग धंधे। शिल्प एवं उद्योग धंधे, तो ये लोग जो है तांबे में टिन मिलाकर के कांसा तैयार करते थे। सैंधव सभ्यता के निवासी तांबा प्लस टिन, कॉपर यानी जानते हैं आप कॉपर प्लस Sn, तांबा और टिन मिलाकर के ये लोग जो है कांसा तैयार करते थे। ठीक, और कांसे का उपयोग जो है बहुतायत में था। ठीक, तांबा राजस्थान की खेतड़ी से, ये सवाल पूछा गया है कई बार, तांबा जो है राजस्थान की खेतड़ी नामक स्थान से आता था। राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से आता था। और जो टिन था खेतड़ी से एवं टिन अफगानिस्तान। ये भी सवाल पूछे गए जाते हैं कि कौन सी धातु कहां से आती थी। टिन अफगानिस्तान से प्राप्त होती थी। ठीक, और मैंने पूर्व में बता दिया है कि कौन सी धातु कहां से आती थी। साथ ही साथ इस बात के प्रमाण मिले हैं कि जो कसेरे थे, कसेरे का मतलब कांसे की धातु का निर्माण करने वाले, इनका सैंधव सभ्यता में खास स्थान था। धातु निष्कर्षण करने वाले जो यानी तांबा और टिन को पहले निकालते थे, मतलब आयात करते थे, और इसके बाद जो है कांसा बनाते थे। तो कसेरों का जो स्थान था, यानी एक तरह से ये शिल्पी थे, कांसे से निर्मित वस्तुओं का निर्माण करते थे, तो समाज में इनका प्रमुख स्थान था। और मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, तो इसका मतलब है कि कांसा बनाने के कारखाने, सूती कपड़े बनाने के कारखाने, लिपस्टिक, श्रृंगार में लिपस्टिक के कारखाने, और साथ ही साथ विभिन्न जगहों से चूड़ियाँ मिली हैं। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि कांसा यानी कांसा हो गया, तांबा हो गया, तो इनसे निर्मित वस्तुएं, साथ ही साथ सूती कपड़े, सूती कपड़ा उद्योग धंधे के रूप में था। ये इन धातुओं का प्रयोग और मतलब इन धातुओं का निर्माण से के द्वारा जो वस्तुएं बनती थी, तो ये भी शिल्प के रूप में थी। सूती कपड़ा इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता था, तो स्वाभाविक है कि इसके भी कल कारखाने होंगे। कल यानी हस्त निर्मित शिल्प था। इसके अतिरिक्त चूड़ियाँ, सौंदर्य उत्पाद और भारी मात्रा में मिट्टी के जो बर्तन हैं, मृद भांड, मिट्टी के बड़े पैमाने पर
मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था, तो इनका निर्माण, तो ये चीज़ें हो गई शिल्प की। ठीक, और साथ ही साथ उद्योग धंधे के। इसके अतिरिक्त आभूषण में जो है सोना और चांदी का प्रयोग किया जाता था। सोना चांदी तो इनके भी ये भी उद्योग धंधे के रूप में था, है इस आभूषणों का निर्माण, ये भी उद्योग धंधे के रूप में था। चांदी संभवतः अफगानिस्तान से आती थी और सोना भी अफगानिस्तान से। और इसमें प्रयोग किए जाने वाले जो रत्न थे, जैसे गोमेद है, चर्ट है और लाजवर्द है, ये दक्षिण भारत से आयात किए जाते थे। तो इस तरह से जो संपन्न लोग थे वो इन आभूषणों का प्रयोग करते थे। तो ये भी शिल्प और उद्योग धंधे के रूप में यानी जो सोनारी का काम था ये भी व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार में था। ठीक, अब आती है बात जो अगला यानी इसके आर्थिक स्थिति का जो अगला आधार है वो है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। यानी ट्रेडिंग। तो हम जानते हैं कि विभिन्न जगहों से सिंधु सभ्यता की जो है मुहरें मिली हैं। तो इनका जो है व्यापार इराक, ईरान, मिस्र आदि देशों में होता था जल मार्ग के द्वारा। ठीक, जल मार्ग के द्वारा जो है इनका व्यापार इराक, ईरान, मिस्र जैसे देशों को होता था और वहां से भी जो है काफी कुछ आयात किया जाता था। और जो बाट थे, बाट आप जानते हैं वेटिंग के लिए जो यूज किया जाता है। वर्तमान में जैसे हम किलोग्राम यूज करते हैं और लंबाई नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, इसी तरह से उस समय के जो बाट के माप थे तो वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक है, तो 64, 160, 200 आज के अनुपात में थे। ठीक, तो इस तरह से ये जो बटखरे मिले हैं यहाँ से, तो इससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर जो बाटों का अनुपात था वो संभवतः 16 के अनुपात में था। ठीक है, 16 के अनुपात में। ये सवाल बनता है, पूछा भी गया है कि जो आनुपातिक इकाई थी वो 16 थी बटखरों में। साथ ही साथ आप देखते हैं कि लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है, स्केल मिला है। तो ये जो है मतलब व्यापार में बाटों के प्रयोग से साथ ही साथ मीजरिंग से यानी मापन से अच्छी तरीके से परिचित थे। जैसा कि लोथल से मिले हुए सीपी से बने स्केल के से जाहिर होता है। तो इसके अतिरिक्त जो है व्यापार में अब जो ये व्यापार था ये थल और स्थल दोनों से होता था। जल और स्थल। जल से जो व्यापार होता था वो बड़ी बड़ी नौकाओं के द्वारा, जिसे हम शिप कह सकते हैं, उनके जरिए होता था। लोथल से एक आर्टिफिशियल शिप यार्ड मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, जिससे कि ये जाहिर है कि ये जो है समुद्री व्यापार भी करते थे। तो इसके लिए जो है बड़ी बड़ी नावों का प्रयोग किया जाता था। और स्थल से जो है व्यापार होता था, जो जमीन के रास्ते से होता था, उसके लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये मध्य एशिया के साथ भी इनका जो है व्यापार होता था। तो इसमें जो है
मेसोपोटामिया में जो है प्राप्त सिंधु सभ्यता से संबंधित अभिलेखों एवं मेहरों पर मेलुहा नामक स्थान का जिक्र होता है। ठीक है, मेलुहा से इनका जो है व्यापार होता था। मेलुहा सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है, सिंध क्षेत्र का जो है प्राचीन नाम है। तो इससे ये जाहिर है कि ये व्यापार उन्नत अवस्था में था। यूं और एक बात मैं स्पष्ट करके कह देना चाहता हूं कि सिंधु सभ्यता मुख्यतः व्यापारिक सभ्यता ही थी। यानी ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी संपन्नता का आधार व्यापार ही था। कृषि का और पशुपालन का सहयोग तो था ही, लेकिन जो है बहुतायत में बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। ये व्यापारिक सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया में प्रवेश करने के लिए उर नामक एक बंदरगाह था। मेसोपोटामिया में प्रवेश करने के लिए उर नामक एक जो है बंदरगाह था, बंदरगाह। ठीक, ये मेसोपोटामिया जो है इराक और ईरान की सभ्यता को ही कहा जाता है। और दिलमुन जो है, दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन द्वीप से की जाती है। दिलमुन का जिक्र आता है उस समय, तो ये फारस की खाड़ी का जो बहरीन द्वीप है उसे कहा जाता था। और भारत में लोथल से फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं, लोथल से जो है फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो है उन्नत किस्म का व्यापार होता था। यानी जो व्यापारिक स्थिति थी वो अत्यधिक विकसित थी, सुदृढ़ थी। विभिन्न देशों से आयात और निर्यात होता था। यही कारण था कि सिंधु सभ्यता के निवासी जो थे वो संपन्न थे। क्योंकि जैसा आज भी हम देखते हैं कि जो व्यापारी लोग होते हैं वो किसानों की अपेक्षा ज़्यादा संपन्न होते हैं। तो इस तरह से हम आर्थिक रूप से पाते हैं कि औसत रूप से अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के निवासी जो है संपन्न थे। तो आज इतना ही। मैं नए छात्रों से पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कहीं कोई अगर किसी तरह से का प्रश्न उठता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, आपका स्वागत है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।